नमस्कार दोस्तों। आपने यह तो सुना ही होगा कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वही दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का फल अच्छा हुआ? आखिर यह कर्मों का सारा खेल क्या है? यह कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम यह समझ जाएं कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है तो हमें ज़िंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। दोस्तों, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। शहर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम नंदन रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और एक दिन वो अपने शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और समय के साथ साथ नंदन जब 22 वर्ष का हो चुका था, उसका पुत्र नंदन भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को अपने काम में सहायता करता देख बहुत प्रसन्न होता था। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। नंदन भी बहुत प्रसन्न था। नंदन विवाह होने के बाद कुछ दिन तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक ही नंदन में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे नंदन को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। नंदन ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ नंदन के पिता बूढ़े हो चले थे। बूढ़े होने के कारण नंदन के पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे और नंदन व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वह तो अपने पिता द्वारा जमा किए गए धन को ही उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। नंदन के पिता ने नंदन को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे और इसी तरह धन बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया कि बेटा, मेरी बात मान लो, तुम्हें जुआ खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन नंदन ने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वह तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा। समय के साथ साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया और कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी नंदन को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई नहीं रहा था। अब तो नंदन पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने लगा। नंदन जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, तो जिस कारण अब वह जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा। नंदन की माँ ने भी नंदन को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। कहते हैं कि जब मनुष्य का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। नंदन अपनी माँ की बात एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। उसे किसी भी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। नंदन दिन रात जुआ खेलने में मस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। नंदन के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होगा। धीरे धीरे नंदन का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब नंदन के पास कुछ भी नहीं बचा। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वो अपना सब कुछ गंवा चुका था। अब नंदन की माँ भी काफ़ी बीमार रहने लगी थी। जब नंदन की माँ ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन नंदन को अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। माँ का क्रियाकर्म करने के कुछ समय बाद नंदन ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, लेकिन वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। अब तो वह दूसरे व्यापारियों से कर्ज भी ले लिया करता था।
नंदन बड़े व्यापारी का बेटा था, इसलिए उसे किसी ने भी कर्ज धन देने से मना नहीं किया। लेकिन नंदन ने तो उस धन को भी जुआ खेलते में ही नष्ट कर दिया। अब नंदन के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो नंदन की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो 2 वक्त के खाने को भोजन बचा था और न ही पहनने के लिए कपड़े। अब बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे शहर में सबको ये पता चल चुका था कि नंदन अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। जब नंदन किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय ऐसा था कि जब उसके परिवार का नाम शहर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था। लेकिन नंदन की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। नंदन का जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज के लोग इज्जत उसी की करते हैं जिसके पास पैसा होता है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब नंदन के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला आया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। भूख के कारण उसका फूल सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसको नंदन पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया। उसने नंदन को कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब नंदन घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर नंदन बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना उसकी पत्नी थी और ना ही उसके माँ बाप। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। नंदन अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब नंदन को अपने पिता की हर वह बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं ही था। वह अपने ही आप से कहने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती शहर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर नंदन अपने ससुर से मिलने के लिए सोचता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होती हुई अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने ससुर के घर पर पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, वह भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं कमा सकता हूँ। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊँगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो हैं नहीं। फिर वह नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा। अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची कुछ इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर पड़ जाती है। लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। नंदन ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूँगा और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं दुकान वाले का उधार चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार लूँ। यह सब सोचकर नंदन उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निंद्रा में सो चुके थे, पर नंदन को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। नंदन भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी नंदन ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई, दुकान के अंदर चली गई। नंदन को वह स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। नंदन ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर नंदन ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। नंदन की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ।
मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें और हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर नंदन की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे, उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोद कर छिपा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में न गंवाते। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे यह सब बताया था। यह सारी बात सुनकर वो युवक बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर नंदन की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरी ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्यों कि वह अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हार चुका है। अब उसके पास तो 2 वक्त के खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और फिर उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन की कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर नंदन को गहरा आघात लगा और सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वह पराये पुरुष के साथ है और उसके विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत इस आदमी के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई है। यह सब सोच नंदन तुरंत अपने शहर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते अपने घर पहुंच जाता है और घर के पहुंचकर वह बिना कोई समय गंवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी देर बाद उसे वह चारों घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर नंदन बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में मिट्टी भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद नंदन अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। वह कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपना ये मकान बेच रहे हो। मैं काफ़ी दिनों से शहर में खरीदने के लिए घर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस शहर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की बहुत ज़रूरत है और तुम्हें इस घर की मुँह मांगे पैसे मिल जाएंगे। नंदन तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उस आदमी को बेच दिया। फिर नंदन मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे शहर को चला गया, ताकि वो वहाँ जाकर फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहाँ पहुँचकर नंदन ने अपना व्यापार शुरू कर दिया और शुरू में तो उसे दिक्कत आई, लेकिन उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी नीच ऊंच हो जाती थी, लेकिन उसने जब सब कुछ संभाल लिया था। आखिर वह भी एक व्यापारी का ही बेटा तो था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी हासिल थी। धीरे धीरे नंदन का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस शहर में रहने वाले एक सेठ की नज़र नंदन पर पड़ती है। सेठ ने नंदन को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। मैं अपनी बेटी की शादी उस युवक से कर देता हूँ। फिर वह सेठ उस युवक नंदन के घर आता है और नंदन के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। नंदन ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी नंदन के साथ करवा दी। अब नंदन के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन की भी कमा लिया था, इज्जत भी कमा ली थी और उसकी शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब नंदन अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उधर नंदन की पुरानी पत्नी का प्रेमी हुआ घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले मिट्टी से भरे हुए घड़े मिले। मिट्टी से भरे घड़ों को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को नंदन की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती
तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता, मेरे सोने के सिक्के मिले नहीं और ऊपर से मेरे जीवन भर की सारी जमा पूंजी मुझसे छिन गई। इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वह अपनी प्रेमिका यानी नंदन की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है, मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने कहा है कि इन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो मिट्टी भरी है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब तो देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। अब तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहाँ से चला गया। अब नंदन की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि वह खुद अपने आप को शीशे में देख ले तो खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद ही थी। अब वह जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रही कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं, बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर ही जाता है। उधर नंदन ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम भी बुरा ही प्राप्त होगा, पर अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन का निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा मित्रों, जब तक नंदन बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ कमा रहा था, उसे उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए साथियों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है, हितकारी होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।